माननीय विभाग संघचालक जी, अन्य अधिकारीगण, कार्यक्रम में पधारे नागरिकगण, स्वयंसेवक बंधु, अपने बहुत वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय रंगा हरि जी केरल के थे, उनका अभी देहांत हुआ। बहुत विद्वान थे, कथाएं कहते थे बहुत, और कथाएं कहानियों के माध्यम से बात को समझाने की कोशिश करते थे, और बहुत सरल ढंग से। तो अक्सर एक कथा वो सुनाया करते थे, वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहते थे कि एक बूढ़ी माता थी और दुर्दैव से उनकी आंखें भी चली गई, पर भगवान की भक्त थी और गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। कथाओं में है। तो कहते हैं उनकी निश्चल भक्ति भावना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए, और भगवान गणेश ने उन्हें दिव्य दृष्टि भी दी और कहा कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, वरदान मांगो। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई, और माता ने कहा कि बस एक ही वरदान चाहिए। गणेश जी ने कहा, मैं वरदान देने के लिए तत्पर हूं, एक वरदान ही देना है, बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पौत्र को चांदी की चम्मच से दूध पिलाते हुए सुख का अनुभव करूं, ऐसा वरदान दीजिए। अब ये वरदान तो एक ही लाइन का था कि अपने पौत्र को, यानी पोते को, ग्रैंडसन को चांदी की चम्मच से दूध पिलाते हुए अनुभव करूं, यानी करूं ऐसा मैं। अब भगवान ने तथास्तु बोल दिया कि ठीक वरदान। अब जैसी तथास्तु हुआ तो एक साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। चूंकि माता का तो पति का ध्यान बहुत पहले हो गया, संतान कोई थी नहीं और उम्र बहुत ज्यादा थी, तो पहले तो आंखें लौटाओ, आंखें लौटाने के बाद उनको पुनः शादी की आयु में करो, जवान करो, उसके बाद उनका विवाह करो, और विवाह करने के कई वर्ष बीतने के बाद संतान उत्पन्न होना और संतान बड़ी होना, बड़ी होने के बाद उसका विवाह होना संतान का, और उसके बाद उसको पौत्र होना। और चूंकि चांदी की चम्मच से दूध पिलाना है तो स्वाभाविक है घर में संपन्नता चाहिए। तो एक साथ माता ने अपना यौवन मांग लिया, अपना पति मांग लिया, अपना बेटा मांग लिया, अपने बेटे की शादी अपने आंखों के सामने देख ली, अपना पति मांग लिया, पौत्र मांग लिया, और घर में धन वैभव भी मांग लिया। तो रंगाहरि जी कहते थे, माता का, बूढ़ी माता का वरदान ऐसा ही अपनी शाखा भी है, ऐसा वो कहते थे। एक स्थान पर शाखा लगती है, शाखा में खेल खेल में लोग भागीदारी करने आते हैं, पर खेल खेल में ही वो अनुशासन सीख जाते हैं, खेल खेल में ही देशभक्ति की भावना आ जाती है, निजी या राष्ट्रीय जीवन अच्छा हो जाता है, हिंदुत्व के प्रति आस्थावान निष्ठावान हो जाते हैं, समाज के प्रति कार्य करने वाले हो जाते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचने वाले हो जाते हैं। और इतना ही नहीं होता, जिस बस्ती में, गांव में शाखा लगती है वहां भी परिवर्तन होता है। भले ही शाखा में सब लोग ना आ रहे हों, परंतु हमारे स्वयंसेवकों का संपर्क सभी लोगों से रहता है। उनके अंदर भी हम इन्हीं भावनाओं का प्रसार करते हैं, और धीरे धीरे वो बस्ती अथवा गांव संगमय हो जाता है, कोई खर्च नहीं आता।
ये ऐसा ही है जैसे बूढ़ी माता ने वरदान मांगा। एक वरदान में जैसे माता ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसे ही एक शाखा चलते ही वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जब देश संघ शुरू हुआ, शुरू होने के बाद पहला संकल्प देश की आजादी का था, और हमने इसको इस तरह कहा कि शाखाओं में हम व्यक्ति निर्माण करते हैं। निर्मित व्यक्ति समाज का संगठन करेंगे, और संगठित समाज पहले देश को आज़ाद करेगा और आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करेगा। इसी आधार पर स्वयंसेवकों ने काम किया, और उस दौरान देश में चल रहे सब आंदोलनों में स्वयंसेवकों की भागीदारी थी। संघ स्थापना के बाद देश में दो बड़े आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम गुजरात के लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, दांडी यात्रा हुई थी, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। दोनों पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में हुए। दोनों में संघ ने दो सरसंघ चालक हुए। डॉक्टर हेडगेवार जी, वो स्वयं भी जेल गए, 9 महीने का सश्रम कारावास हुआ। और दूसरे आंदोलन में गोलवलकर जी सरसंघ चालक थे। तो सभी को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया, अधिकृत रूप से कहा भी। और स्वयंसेवकों ने वो सब काम किए जो इस देश की आज़ादी के लिए जरूरी काम थे। और इतना ही नहीं हुआ, आज़ादी के बाद यहीं स्वयंसेवक नहीं रुके। दादर नगर हवेली का काम आंदोलन हो, गोवा मुक्ति का हो, हैदराबाद मुक्ति का हो, इसमें भी स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। इतने में ही नहीं रुके। जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन में बहुत बड़ा भारत धर्मी समाज उस तरफ से इस तरफ आया, और जो समाज आया वो समाज का सहयोग करना, उस समाज को इस समाज के साथ एक रस करना, ये भी बहुत आवश्यक था। और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने उसमें भी अपना योगदान किया। इसी तरह से चाहे कश्मीर के अंदर कबायलियों का हमला हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, सब युद्धों में आम नागरिक की तरह स्वयंसेवकों ने भी बढ़ चढ़कर सेना का और देश में जो भी आवश्यक काम थे सभी में अपना योगदान किया। और तो और इन्हीं बातों से प्रसन्न कह लीजिए, इन बातों को देखते हुए 63 के युद्ध में अपने देश के प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने संघ को अधिकृत रूप से 26 जनवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। और हमारे स्वयंसेवक संभवतः शायद 3000 की संख्या में बाकायदा जिस तरह परेड में भाग लेते हैं, हम संचलन में भाग लेते हैं, इस तरह 26 जनवरी की परेड में हिस्सा भी लिए। सत्य है, ऐतिहासिक। ये सब काम स्वयंसेवकों ने किया। शाखाएं हमारी बढ़ती गई, और आज देश भर में लगभग 60,000 से अधिक शाखाएं दैनिक चलती हैं। पूरे विश्व भर में प्रतिदिन होने वाला, रोजाना होने वाला इतना बड़ा काम शायद ही कोई हो। और इसके साथ साथ इतने तक ही सीमित नहीं स्वयंसेवक, और आगे बढ़ गए। सप्ताह में एक दिन की शाखा, जिसे हम मिलन बोलते हैं, और मास में एक दिन का संघ के नाम पर एकत्रीकरण, इसे मंडली बोलते हैं, ये सब लगा ली जाएं तो लगभग आज भी भारत के 6.5 लाख स्थानों में से, ग्रामों में से 1 लाख से अधिक में सीधा स्वयंसेवक कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा व्याप्त है। और इतना ही नहीं, देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को कोई भी नुकसान हो तो संघ का स्वयंसेवक उसके विरुद्ध पूरे दम और तैयारी से खड़ा रहता है। मैं आजकल जहाँ रहता हूँ वो पटना मेरा केंद्र है। पटना जब मुझे घुमाना शुरू किया गया
तो बताया गया कि जहां आप गुजर रहे हैं उत्तर बिहार में, यहां पर नक्सलवादी आंदोलन था। उससे पहले भी मैं रांची केंद्र था मेरा। रांची में जब हम बहुत बड़े शिखर जी के दर्शन करने गए, जैन तीर्थ है बहुत बड़ा, तो गिरिडीह जिला है, जब गाड़ी से जा रहे थे तो एक स्थान पर स्वयंसेवकों ने कहा कि रुकिए, गाड़ी रोकते हैं। फिर मुझे बताना शुरू किया कि आलोक जी, ये जो स्थान यहाँ पर है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बाईं ओर सघन वन है, कोई सड़क नहीं मिलेगी आपको, और न दाहिनी ओर मिलेगी। और ये सबसे अधिक नक्सलाइट का क्षेत्र था। शाम होने के बाद कोई गुजर नहीं सकता था। ऐसे ही बिहार में कई क्षेत्र थे, उड़ीसा में कहीं थे, मध्य प्रदेश में कहीं थे, छत्तीसगढ़ में कहीं थे। कुल मिलाकर 126 जिलों में ऐसी स्थिति थी कि समानांतर सरकारें थी। उन सरकारों में यही समझाया गया कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति लड़िए और बंदूक उठाइए। और परिणाम क्या हुआ उसका? अराजकता फैल गई। नक्सलवादी आंदोलन से वो सारा समाज पिछड़ गया। वर्षों तक शिक्षा नहीं हुई, वर्षों तक प्रगति नहीं गई। परंतु इस सब में देश भर में संघ के स्वयंसेवक मौन नहीं रहे, मूक नहीं रहे। इन सब में जितने स्वयंसेवक भिन्न भिन्न संस्थाओं में कार्यरत थे, सबने अपना काम जारी रखा और हमेशा सकारात्मक संदेश दिया कि अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं, अपने अधिकारों को बताने में कोई हर्ज नहीं, परंतु ये बंदूक की भाषा, हिंसा की भाषा, ये अच्छी नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। इसके कारण हमारे बहुत स्वयंसेवक को उन्होंने मारा भी, हमें हतोत्साहित भी किया, बंदी भी बनाया, बहुत नुकसान किया विचार परिवार के संगठनों का। पर उसके बावजूद भी स्वयं स्वयंसेवकों ने नक्सलाइट मूवमेंट के विरुद्ध, नक्सलवादी आंदोलन के विरुद्ध हमेशा विरोध किया। ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। दुर्भाग्य से देश में बहुत कम लोगों ने नक्सलवाद, कुछ डर के मारे और कुछ चुप रहे। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे स्वयंसेवकों का परिश्रम रंग लाया, स्वयंसेवकों के किए कार्य रंग लाए। और एक दिन आज उसी गिरिडीह जिले में आप रात 9-10 बजे भी गुजरिए, कोई अपराध नहीं होता। चाईबासा में जाइए, पश्चिम सिंहभूम में जाइए, छत्तीसगढ़ बस्तर जाइए, बहुत कम इलाकों में थोड़ा सा नक्सल बचा है। इस सब में काम खड़ा किया अपने संसेवकों ने। ध्यान में आया कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन बहुत है। आज मिजोरम अलग करो, आज नागालैंड अलग करो, आज अरुणाचल अलग करो, ये आंदोलन बहुत थे। उन आंदोलनों में क्या करना? तो संसेवकों ने एक प्रयत्न किया कि केवल थोड़ी सी भूल है, समझाने की जरूरत है, वो भी पुराने हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये तो अंग्रेजों ने बीज बोए हैं कि उनको अलग समझाया गया। उन्हें समझाया गया कि आपकी शक्ल सूरत यहां से नहीं मिलती। संसेवकों ने इतिहास खोजा, आजादी की लड़ाई में नॉर्थ ईस्ट का योगदान क्या था, खोजा गया। पता चला अरुणाचल के लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, काले पानी की सजा काटी, मणिपुर ने भी, मेघालय ने भी, मिजोरम ने भी। फिर पुराने संबंध खोजे गए तो ध्यान में आया कि लगातार इस भारत का और उस भारत का संबंध हजारों वर्षों का है। इस बात को उजागर किया गया और साथ साथ हजारों छात्र इस वाले भारत के हिस्से में आकर पढ़ाई करते रहे, छात्रावासों में रहे और ये सीखते समझते रहे, ये भी हिंदुस्तान है, वो भी हिंदुस्तान है। फिर वहाँ गए और जाकर ये जागृति फैलाई और इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ रोज आंदोलन होते थे, रोज हमें अलग करो भारत से, भारत का ध्वजा लगाने पर बनाई थी, असम जैसे राज्य में भी, गुवाहाटी जैसे राज्य में भी 1989 में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण पर उल्फा ने प्रतिबंध लगा दिया। कोई झंडा नहीं लगाएगा तिरंगा।
परंतु इस सब में हम आप जैसे संसदों ने साहस नहीं छोड़ा, बंदूकों से डरे नहीं, और तब भी संसेवक ने नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ही माने। और इन सब प्रयत्नों का परिणाम ये हुआ, जो छात्र यहाँ से पढ़कर गए उन सब ने वहाँ पर आम जन को धीरे धीरे समझाया कि ये बहकावे के कारण ऐसा हुआ है, वो भी हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तान है, सब भारत एक ही है, हम सब एक ही पूर्वजों की संतानें हैं, हम अलग नहीं हैं। और धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग एक आध दो राज्यों को छोड़कर असहज स्थिति है, पर अलगाववादी आंदोलन नहीं है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जितनी तिरंगे की ध्वजाएं इस भारत में लगी, उससे कम असम, उससे कम अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम में भी नहीं लगी। मैं उस समय वहीं था। तो संसदों ने लगातार कोशिश रखी कि देश की एकता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं, कोई नहीं खड़ा होगा, हम खड़े होंगे उसके विरुद्ध। नक्सलवाद के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा तो हम खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलगाव के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा तो हम खड़े हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जिस दिन धारा 370 लागू हुई, उसी दिन उसका विरोध पहला आदरणीय प्रेमचंद डोगरा जी, जो वहाँ के माननीय संघ चालक थे, उन्होंने कहा कि मैं संघ चालक हूँ, अब संघ चालक नहीं रहूँगा मैं इस धारा 370 का संघ के स्वयंसेवक के नाते विरोध करूँगा। प्रजा परिषद करके संगठन बनाया और लगातार वर्षों तक पूरे देश को समझाया कि ये धारा अंततः भारत के उस कश्मीर वाले हिस्से को अलग करने का षड्यंत्र है। और धीरे धीरे वर्षों के प्रयत्न के बाद, कितने बलिदानों के बाद, कितने संघर्षों के बाद वो भी हुआ। संसदों का प्रयत्न है। ऐसे देश भर में राष्ट्रीय एकता को जब जब खतरा हुआ, अखंडता को जब जब खतरा हुआ, संसदों ने अपना योगदान किया। ये सब कहाँ सीखा? संघ की शाखा में सीखा। कोई ट्रेनिंग थी क्या? नहीं, कोई ट्रेनिंग थी। कोरोना काल आया, कोरोना में जैसा गाजियाबाद में बताया, तो गाजियाबाद में हमने सरस्वती शिशु मंदिर में संसदों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। उस सेंटर पर बहुत भीषणता थी, आपको मालूम है सबको, कोरोना काल में। तो एक मैं जैसे ही पहुंचा, 2-3 लोग हम साथ थे, सेंटर में पहुंचे, मास्क वगैरह हमने लगाए हुए थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, थोड़ा 70 वर्ष की आयु के होंगे, बोले सबसे जिम्मेदार आदमी कौन है इसमें? तो सभी जिम्मेदार हैं हमारे स्वयंसेवक, अधिकारी कौन है आपका? तो मेरी और इशारा किया कि इनसे बात कीजिए। मेरे पास आए, आपसे बात करनी है, दूरी बना के बात कर रहे थे। मैं कहा जी बताइए आप क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मरने की स्थिति में था, उसे यहाँ भर्ती कराया गया, मैं आज ले जा रहा हूँ स्वस्थ। तो एक तो धन्यवाद करना था। दूसरा मेरा प्रश्न है, ये जो स्वयंसेवक, ये जो उसने वॉलंटियर बोला, ये आपके लगे हुए हैं, ये सब 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, क्या इनके घर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों की सेवा की परमिशन दी? तो हमारे लिए तो ये प्रश्न अजीब था। कोई आपसे कहे कि आप परमिशन लेके आए क्या यहाँ पर? तो मैंने कहा जी परमिशन तो नहीं, पूछ लीजिए आप इनसे किसी से। तो उसने कहा कि ये मुझे समझाने की बात है कि नौजवान बच्चे हैं, परंतु जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, इनमें से कोई इफेक्टेड हो सकता है, और आप कैसे लाते हैं इनको? क्या ट्रेनिंग देते हैं? कैसे सिखाते हैं? क्या परमिशन ली? मगर परमिशन तो नहीं ली है। कोई घर ऐसा नहीं होता ऐसा परमिशन दे। सब आग्रह पूर्वक माता पिता को समझा बुझा के आए हैं कि हमें थोड़ा काम करने दीजिए, कल को किसी पे भी ये आपत्ति आ सकती है। परमिशन तो नहीं मिलेगी, परंतु आते हैं। ट्रेनिंग क्या देते हैं? तो मैंने 2-3 संसद बुलाए, मैं कहा सुनो, आपको क्या ट्रेनिंग दी गई थी कोरोना काल में सेवा की? उन्होंने कहा मेडिकल साइंस के विषय में हम कुछ नहीं जानते। मैं बीकॉम का विद्यार्थी हूँ, एक कोई बीटेक का था, एक बीसीए कर रहा था।
तो फिर कैसे करते हैं आप? उसने कहा करने वाले यहाँ पर डॉक्टर हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर हैं। हमने धीरे धीरे ड्रिप लगाना, मेडिसिन देना, थोड़ा मसाज करना, समय का पालन कराना, खाना खिलाना, सहारा देकर बहुत अशक्त हैं तो शौचालय तक ले जाना, ये सब काम हमने सीख लिए हैं। तो फिर उनके सामने प्रश्न आ गया कि यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी है आपको? क्यों आए आप यहाँ पर? केवल आरएसएस के सदस्य होने से आ गए क्या? तो फिर उस संसद ने कहा जी सदस्य तो मैं ही नहीं, संघ में तो कोई पावती कटती नहीं सदस्यता की, तो हम तो शाखा में जाते थे। शाखा में बताया गया कि भारत के सब वासी हम आपस में भाई भाई हैं, कोई संकटकालीन स्थिति में सबको परस्पर सहयोग करना चाहिए, ये भावना हमें बताई गई और बस आ गए। बोला मैं नहीं मानता आपकी बात को, आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं सकता कि कोरोना के इस भीषण काल में सब लोग घरों में दुबके हुए हैं अपने, आप लोग नौजवान बच्चे अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस शाखा में जाते हैं, खेलने जाते हैं और खेल खेल में हम ये काम करने के लिए आ गए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हम वो संस्था में काम करते थे एक, हम बहुत सारे भाषण करते हैं, बहुत सारी प्रेरक घटनाएं सुनाते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, तब भी 4 आदमी नहीं आते हैं। आपकी जरा सी शाखा में जाने के बाद कैसे जाते हैं इतने लोग? तो अंत में उन्हें कहना पड़ा कि देखिए ऐसा है, ये ऐसा ही है कि तैरने का सिद्धांत आप जान रहे हो किताबों में और पानी में कूदे नहीं तो तैरना कभी भी नहीं आएगा। आपको ये भावना समझनी है तो संघ की शाखा में ही आना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम जबान से आपको नहीं समझा सकते, हम मुंह से आपको नहीं समझा सकते। तो यह आश्चर्य संघ की शाखा का है। पूरे देश भर में स्वयंसेवक कई जगह तत्पर रहते हैं। वायनाड की घटना हुई अभी बिल्कुल केरल के अंदर एक जल प्लावन हुआ, पहाड़ खिसक गया पूरा, बहुत दुखद घटना हुई। स्वयंसेवक पास ही थे। बहुत शीघ्र अभी तक टेलीविजन में आना बंद हो गया वायनाड, राजनेताओं के दौरे भी संपन्न हो गए सब वहां पर, सेवा प्रदाता संस्थाएं भी वहां पर चली गई, सब दौरा करके आ गए, परंतु अभी तक भी पुनर्वास के लिए कोई प्रयत्नशील है तो अपने स्वयंसेवक किसी ना किसी संस्था के माध्यम से वहां पर अभी भी कार्यरत हैं। जब तक समस्या का पूरा निवारण नहीं हो जाता स्वयंसेवक उसको छोड़ते नहीं। ये सब कहां सीखते हैं? ये हम शाखा में सीखते हैं। छोटी सी शाखा, दूर से देखेंगे तो लगेगा कुछ भी तो नहीं है, अजीब से खेल खेल रहे हैं, अजीब सी पेटी कर रहे हैं, अजीब से व्यायाम कर रहे हैं, 4 से सूर्य नमस्कार किए हैं, एक आध गीत किया है, किसी ने खड़ा होकर 2-4 शब्द बोले हैं, एक झंडा लगा रखा है, बड़ा क्या करते क्या है, ऐसे कैसे हो जाता है? पर ऐसे ही होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बूढ़ी माता का वरदान है। ये ऐसी कार्य पद्धति है और इसी आधार पर अब तक 100 वर्ष का जो गीत हुआ, हम 100वें वर्ष में हैं और 100वें वर्ष में लाखों करोड़ों स्वयंसेवक देशभक्ति की भावना से, अनुशासन से, समरसता की भावना से देश की एकता अखंडता के लिए हिंदुत्वनिष्ठ होकर कार्यरत हैं। और अब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या करना है, स्वयंसेवक जान रहे हैं, अपने से उन सब कामों को करते हैं। अगले से अगले वर्ष जब शताब्दी का विषय आया तो 100 वर्ष के होने वाले हैं। गीत में अभिनंदन अच्छा क्षण है, उमंग का क्षण है, ऐसा कहा गया। तो शताब्दी है किसी भी संगठन के 100 वर्ष पूरा होना और अविभाजित होकर पूरा होना और जिस मूल विचार को लेकर चले वैसे ही चलते आना, ये बड़ी बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर काम अभी पूरा नहीं है। अभी भी हम 1 लाख गांव तक गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है पर पूरी नहीं है। तो इसलिए पूरे पूज्य सरसंघ चालक जी ने ऐसा आह्वान किया कि 24-25 100वां वर्ष इसको कार्य विस्तार का वर्ष मानना चाहिए।
हम लोग हर मंडल तक, हर बस्ती तक पहुंचे। इस कारण है क्यों पहुंचे। ऐसा भी संभव था कि हम एक राज्य में, मान लिया गुजरात में ही, मान लिया बड़ोदरा में ही, हम 500 शाखाएं करते, हर मोहल्ले में शाखाएं करते, पर स्वयंसेवकों की संख्यात्मक वृद्धि ही एक काम नहीं है। जब हम अलग अलग बस्तियों में शाखा लगाएंगे तो हर बस्ती में अलग अलग आय वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग जीवन शैली जीने वाले लोग रहते हैं। ऐसे ही जब गांव में बढ़ेंगे तो कहा है हर मंडल में शाखा होनी चाहिए। तो जब देखेंगे आप गांवों के ढांचे तो ध्यान में आएगा कि ऐसे ही गांव में अलग अलग आय वर्ग, अलग अलग समुदाय, जाति वर्ग, अलग अलग लोग रहते हैं। तो संघ तो सबका है। हम हमेशा कहते हैं संघ समाज का संगठन है, समाज में संगठन नहीं है, सर्व समाज का संघ है। तो संघ में शिशु स्वयंसेवक भी आते हैं जो अपने पैरों पर चल सकते हो, वो भी शाखा में आ सकते हैं, उन्हें मने नहीं है। और बहुत लोग तो ऐसे हैं आप में से जिनको आपके पिता, आपके बड़े भाई गोदी में लेके गए होंगे, वो भी संघ में स्वीकार है, वो भी संघ में मने नहीं है। और ऐसे भी हैं जो स्वयंसेवक आते हैं, आकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पर संघ की शाखा में जाना है, 90 वर्ष की आयु होगी, लगन है, एक अनुशासन, एक मन में भावना है, जाते हैं। तो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति संघ की शाखा में आ सकता है। इसी तरह से किसी भी आय वर्ग का, इनकम ग्रुप का व्यक्ति संघ में आना चाहिए, हर एक वर्ग का। इसका भी कोई बंधन नहीं, तभी तो सबका संगठन होगा। इसी तरह हिंदू समाज के जितने जाति वर्ग हैं, सबके लोग भी संघ में आने चाहिए। इसलिए मंडल मंडल तक पहुंचने की बात की गई। तो काम का विस्तार हम एक जगह बहुत कर सकते थे, परंतु इस काम को पहले सब राज्यों में फैलाया गया, फिर सब जिलों में पहुंचाया गया, फिर सब खंडों में, तहसीलों में दिया गया, और उसके बाद सभी मंडल और सभी बस्तियों में। तो 2 चरण बाकी रह गए, मंडल और बस्ती। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है जितना समाज को समरस होने के लिए आवश्यक है, सर्व समाज का संगठन हम कह रहे हैं, वो तब संभव होगा जब हर बस्ती, हर मंडल में कार्य होगा। और इसलिए पूरे देश में सभी स्वयंसेवक इस काम में पूरी सिद्धता से लगे हुए हैं। आप लोगों ने भी इसका प्रयत्न जल्दी शुरू कर दिया, अच्छा किया। और जैसा बता रहे थे वृत्त में सेवा प्रमुख जी, अच्छे सफलता तक आप पहुंच गए। और सोचने की बात ऐसी है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम कार्यकर्ता हैं, सब दायित्व लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ दायित्व सबके पास है। आप सोचिए, एक सुखद कल्पना कीजिए कि माना हमारे बस्ती मंडल में पहुंचने से, कार्य विस्तार होने से, शाखाएं दुगनी होने से कार्यकर्ता में भी दूने हो जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। इसका दुगना कर दिया जाए तब कितना सुखद महसूस होगा। तो हम कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। इसका एक कारण और भी है कि इससे अगले वर्ष, जिसे हम बोलेंगे 101वां वर्ष, उस 101वें वर्ष में संगठन ने सामाजिक परिवर्तन के 5 बिंदुओं पर काम करना तय किया है। उन 5 बिंदुओं के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए। कोशिश ऐसी है कि 101वें वर्ष में हम सामाजिक समरसता का विषय, हम समझते हैं समाज के अंदर नागरिक कर्तव्य बोध का विषय, पर्यावरण संरक्षण का विषय, स्वदेशी का विषय और कुटुंब प्रबोधन का विषय, 5 विषय ये घर घर तक पहुंचाने होंगे। और इन सब के लिए बहुत बड़ी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्य विस्तार में और अधिक कार्यकर्ताओं का निर्माण इस सब में आवश्यक है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो कार्य पूरा करने के लिए
मान लिया हमें 100 घरों में जाना है, तो 100 घरों में एक कार्यकर्ता होगा तो 100 घर में जाना होगा। अगर हम 10 कार्यकर्ता हैं तो एक को 10 घर में जाना होगा। तो ज्यादा कार्यकर्ता होंगे तो कम काम का बोझ होगा, काम का भार, बोझ नहीं करना चाहिए, काम भार कम होगा। और कम होंगे तो स्वाभाविक है ज्यादा होगा। इसलिए अगले वर्ष सामाजिक परिवर्तन के लिए हम 5 विषयों पर काम करने वाले हैं। वो काम देश के सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वो 5 काम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के अंदर परिवार सबसे प्रमुख संस्था है। इतने वर्षों के हमले हुए हिंदुस्तान पर, इतना अधिक नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, हम अच्छी तरह समझते हैं, बहुत इतिहास में पढ़ा है। बचे रहे क्यों? बचे रहे अपनी परंपराओं के कारण, भक्ति के कारण, महापुरुषों के कारण और साथ साथ परिवार के भी कारण। तो परिवार अपने ये टूटने नहीं चाहिए। परिवारों में सबका सम्मान रहे, सबकी बोलने की आज़ादी भी रहे, अभिव्यक्ति रहे, पर साथ साथ परिवारों में एक अदृश्य बंधन जो होता है, जिसके कारण हम जुड़े रहते हैं, वो जरूर रहना चाहिए। परिवार से संस्कृति, परंपराएं सब जीवित रहती हैं परिवार से। और हमारे पूरे विश्व भर में ख्याति भी यही है। हिंदुस्तान कौन सा देश है जब परिवारों में लोग रहते हैं। ये हमारी खूबी है। आज भी नाता रिश्ता, जब शादी ब्याह करते हैं कितने लंबे लंबे लिस्ट बनाते हैं, फला को निमंत्रण देना, फला को निमंत्रण देना, वो ऐसी हैं, वो बुआ थी, वो थी, वो ऐसी थी। ये सब हमें एक बंधन में जोड़े रखते हैं। तो परिवार से संस्कृति परंपराएं सुरक्षित रही। परिवार ने इस भारत को भारत बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया। तो परिवारों में अब एक धीरे से एक स्लो पॉइजन धीरे धीरे आ रहा है, धीमा जहर। ये दर्शाया जा रहा है कि देखिए, हम तो सब अलग अस्तित्व है सबका, सबकी अलग भावनाएं हैं। परिवार में क्यों रहना? अलग अलग रहिए, अलग अलग कमरों में रहिए, क्यों सामूहिक बैठना है? ये धीरे धीरे साहित्य अथवा जो हम देखते हैं मोबाइल, या हम साहित्य जो पढ़ते हैं फिल्में, उस सब में इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक फिल्म मुझे ध्यान है, अतिथि कब जाओगे, ऐसा कुछ था ही ना, फिल्म आई थी। तो फिल्म का एंडिंग तो हैप्पी था, अच्छा था, परंतु सोचने की बात क्या थी, अंत में पति पत्नी लगातार इस कोशिश में है कि हमारे घर में एक बुजुर्ग आ गए। तो वो बुजुर्ग क्यों आ गए? ये बोझा है, इनका रहन सहन, इनका रहने का ढंग ये अजीब है। वो अलग विषय है कि बुजुर्ग ने अपना स्थान घर में अपने कार्यों से बना लिया, वो अलग विषय है। और इसलिए जब पिक्चर समाप्त भी होती है तब भी मन में दोनों बातें हमारे चलती हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि बुजुर्ग का अच्छा हो गया, कि उनको उनका स्थान मिल गया, जिसके घर में वो आए थे, मैं चले गए, अच्छा हो गया। परंतु एक कोने में ये भी रह जाता है, अतिथि क्यों आने, क्या जरूरी है आने? तो धीरे से बात को डाला जाता है, डालने वालों को मालूम नहीं है, परंतु देश में परिवार न रहे कोशिश रहती है। तो अगले वर्ष परिवारों का प्रबोधन ये मुख्य काम रहेगा। हमारे देश में पता है हिंदुत्व का इतना बड़ा उभार हुआ। अभी श्री राम जन्मभूमि का 22 जनवरी जैसी मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई, पूरे देश भर में ऐसा लगा कि वक्त जैसे ठहर गया हो। कितने लोग, मोटा मोटा अनुमान आया है, पूरा अनुमान आना शेष है अभी, लगभग 5.5 लाख से अधिक गांव में 11 लाख से अधिक कार्यक्रम, और भागीदारी अनुमानतः पूरे दिन में जो भागीदारी थी वो 30 करोड़ से अधिक की भागीदारी थी पूरे देश में। पूरे विश्व के इतिहास में इतना बड़ा एक ही दिन में कभी मूवमेंट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ही है सारे के सारे। हिंदुत्व की इस एकत्रित शक्ति से घबराकर देश घातक विघातक लोगों ने क्या किया, जातियों को उभारना शुरू किया।
और जातियों को उभारने के कारण उनको पता है कि एक ही तरीका है हिंदुस्तान में सबसे आसान, फूट डालो राज करो, ऐसे ही जातियों में फूट डालिए तो हिंदुत्व अपने आप खतरे में हो जाएगा, हिंदुत्व अपने आप डाइल्यूट होगा। तो एक संघर्ष ये भी है। इसीलिए अगले वर्ष सामाजिक समरसता के विषय पर भी हम लोगों को जगह जगह संदेश देना है। सब एक हैं, हिंदू समाज के अविभाज्य हिस्से हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये भावना अधिकाधिक लोगों तक, इस पर भी अगले वर्ष काम करना है। ये भी सामाजिक परिवर्तन है। हमारे ध्यान में है पर्यावरण। अब पर्यावरण में रहता हूँ पटना, मुंगेर मेरे मन में था कि मुंगेर घूमा जाए। मुंगेर वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा योग यूनिवर्सिटी है। आपने सुना होगा विश्व भर में योग शिक्षक मुंगेर से गए। गंगा जी बहती हैं, मैं गंगा जी के दर्शन करने गया, आचमन करने के लिए जल लिया तो हमारे नगर कारवाजी ने कहा रुको रुको, रुको रुको रुको, जल को ग्रहण मत कीजिए, केवल बूंद आचमन कर लीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? बोले आर्सेनिक है सब, नदी पूरी तरह प्रदूषित है। मन को बड़ा धक्का लगा। पवित्र गंगा जो दूसरों के प्रदूषण को खत्म कर देती है वह आज खुद प्रदूषित है। ऐसी नदियां, ऐसी भारत की हवा, जल। तो अगले वर्ष बहुत बड़ा काम शुरुआत करेंगे पर्यावरण पर। गतिविधि चल रही है 10 वर्षों से, पर्यावरण गतिविधि का काम बहुत आगे बढ़ भी गया है। बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अन्वेषण, बहुत सारी खोजें लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं। पर अगले वर्ष इस विषय पर और अधिक काम होगा। और हमारे ध्यान में है सब देश विश्व में जो बड़े बने हैं वो सब स्वदेशी अपनाव के कारण बड़े बने हैं। वो कहें कुछ भी, परंतु वो अपने नागरिकों को यही समझाते हैं कि अपने देश में स्वदेशी आचरण, स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी प्रयोग ये अधिकतम रहना चाहिए, ज़्यादातर होना चाहिए, यही समझाते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब ठीक रहती है। तो अगले वर्ष स्वदेशी भाव जागरण, स्वदेशी आंदोलन नहीं है, स्वदेशी भाव जागरण, ये धीरे धीरे सब घरों में जाए, ये इस विषय पे भी काम करना है। और साथ साथ बहुत ज़रूरी, देश में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में पर है ऐसा ही, थोड़ा कहना भी कठिन होता है। जब हम घूमते हैं तो आपको ध्यान हो ट्रैफिक का नियम कौन तोड़ते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि देश में तोड़ने वाले पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, समझदार लोग ही होते हैं। वही रास्ता निकालते नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है, निकाल लेंगे रास्ता ऐसा। तो ऐसा हर चीज में है, लाइन में लगे हों, व्यवस्था से खड़े हों, कानून का पालन है, ये सब चीजें जितनी हैं सब ये नागरिक कर्तव्य बोध है। हमारे बहुत सारे मित्र लोग सिंगापुर वगैरह घूमने जाते हैं और आते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत साफ स्वच्छ है, कोई भी टॉफी खाने के बाद, चिंगम खाने के बाद रैपर को फेंक नहीं सकता, ऐसा बताते हैं। पर ये नहीं बताते कि अगर रैपर फेंक दिया आपने तो शायद $100 का जुर्माना है और तुरंत कैमरे में कैद हो जाता है और कोई ना कोई पुलिस आकर पकड़ लेगी, आपको कहेगी या तो जेल चलो या $100 जुर्माना दो। एक बार $100 देने के बाद दोबारा रैपर पहनने की हिम्मत नहीं होती, खाने के बाद जेब में ही रखता है आदमी। हमारे यहाँ ऐसे कानून नहीं है। तो दूसरा तरीका है, ऐसे सख्त तो हम हो भी नहीं सकते शायद, पर यह तो है ना कि हम पालन करें चीजों का, कानूनी नहीं, सामाजिक व्यवस्था में भी। आप देखिए अभी उत्सव शुरू होंगे देश में तो भंडारे शुरू होंगे। ये अच्छी बात है कि हमारे एकादशी पे भी भंडारा है, हमारे यहाँ पूर्णिमा पे भी भंडारे होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं। अभी नवरात्रि आएंगे तो सप्तमी, अष्टमी, दशमी को बहुत सारे भंडारे लगेंगे। तो आप भंडारों में 2 दिन बाद जानिए, आप गुजर के जाएंगे वहां से तो आसानी से बता सकते हैं यहाँ भंडारा हुआ था, बिना होर्डिंग लगाए भी। कैसे पता लगाएंगे? मालूम है आपको कैसे पता लगाएंगे? तो यह भी नागरिक कर्तव्य बोध है सही।
आराम से पता लग जाता है कि यहां समारोह हुआ था। पर विकसित राष्ट्र की निशानी में यह भी है कि ये स्वच्छता का पालन, ये नियम का पालन, ये सामाजिक व्यवस्था का पालन, सामाजिक अनुशासन का पालन, ये आम नागरिक को स्वभावतः आना ही चाहिए। जैसे देशभक्ति पर जब भाषण होता था तो डॉक्टर अडगेवार हमेशा कहा करते थे कि देशभक्ति होना, वो देशभक्त है, ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे किसी मनुष्य को कहना कि ये मनुष्य है। तो देशभक्त होना सहज होना ही चाहिए। तो ऐसे ही मनुष्य को व्यवस्था का पालन भी, देश के नागरिक को कानूनों का पालन भी करना ही चाहिए। इसके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्र विकसित हैं, बड़े हैं, उन सब में सब व्यवस्थाओं का पालन नागरिकगण करते हैं, सहज करते हैं। तो इस बात का भी, चूंकि हम उस ओर बढ़ गए हैं, हम भारत के लोग, अगर आप आकलन करेंगे, थोड़ा पढ़ना ध्यान में करेंगे तो ध्यान में आएगा। आप 20-20, 30-30 वर्ष के पैचेस उठा के देखिए। 40 वर्ष पहले का भारत, उससे 40 वर्ष 50 वर्ष पहले का भारत, 1900 से पहले का भारत, 1850 से पहले से भारत, 1800 से पहले का भारत, 1750 से पहले से भारत। तो आप 50-50 वर्ष नीचे करते चले जाएंगे, आपको ध्यान में आएगा कि आज हम सबसे सुखद अवस्था में हैं। सबका योगदान है, हमारे संसदों का योगदान भी है। आज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभिव्यक्ति, इन सब का कोई समस्या देश भर में नहीं है। सुदूर जाइए आप, लगभग उड़ीसा के सबसे भीषण गरीबी वाले क्षेत्रों में, झारखंड के सबसे गरीबी वाले क्षेत्रों में, और बंगाल के सबसे गरीबी वाले क्षेत्रों में, और बिहार के सबसे गरीबी वाले क्षेत्रों में, चूंकि मेरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, सब में प्रवास किया है। इन सब चीजों की आपूर्ति है। सड़कें हैं दूर दूर गांवों तक। बहुत लोग बताते हैं 20 किलोमीटर पैदल चलते थे हम, आज सड़क है। तो आज देश इस अवस्था में है। और इसी तरह एकदम आध्यात्मिक तो नहीं कह सकते, परंतु हिंदुत्व जागरण में भी बहुत अच्छी अवस्था में है। ज्ञान विज्ञान की प्रगति में भी बहुत अच्छी अवस्था में है। अंतरिक्ष विज्ञान की प्रगति में भी बहुत अच्छी अवस्था में है। रक्षा व्यवस्था में भी बहुत अच्छी अवस्था में है। अब ऐसा नहीं है कि 62 में चीन ने हमला किया और बंदूकों के भाव में सेना को पीछे आना पड़ा। ऐसी अवस्था आज नहीं है। आज ये मुल्क, ये हिंदुस्तान शायद धीरे धीरे 25-30 देशों में तो अभी, और शायद 100 देशों में हथियारों का निर्यातक न हो जाए, ऐसी अवस्था धीरे धीरे आ रही। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के अंदर, कभी आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अन्न नहीं है, अमेरिका से मंगाइए, मंगाया भी, और लोगों से कहा उपवास कीजिए एक दिन का। पर आज सोचिए, आज स्थिति यह है कि भारतीय खाद्यान्न, ये भी जिम्मेवारी से बता रहा हूं, आंकड़ा है इसका बाकायदा, 150 देशों में संसार के भारतीय चावल अथवा आटा कुछ ना कुछ सामग्री जाती है। 150 देशों में निर्यात है। तो कहने का अभिप्राय, पिछले 50-50 वर्षों का स्टॉल देखेंगे आप तो हजारों वर्षों में भारत सबसे सुखद अवस्था में है। आक्रमण भी है, हमले भी हैं, खराब बातें भी हैं। उन सब बातों का भी स्वयंसेवकों को अपनी अच्छी बातों को निरंतर बढ़ाते रहना है, और जितनी खराब बातें हैं उनके आड़े तो हम हैं ही। हम ना भी माने तब भी वो बताएंगे ही कि ये संघ वाले ही प्रतिरोध करते हैं बस। चाहे राष्ट्र की एकता का सवाल हो, अखंडता का हो, हिंदुत्व पे कोई प्रश्न चिन्ह हो, सब में संघ के संसेवक अडिग रहते हैं। और ये सब भावनाएं, ये सुखद अवस्था में संसेवकों का योगदान है, उसे अलग करके नहीं गिना रहा हूं। आप अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आएगा। और दूसरी बात, इस सब में जो हम सुनते थे, बहुत पहले से हम सुन रहे हैं, जब सब आता भी नहीं था दिखने में कुछ, हमारे बड़े लोग कहते थे कि 21वीं शताब्दी, हम सुनते थे ना, भारत की होगी, ऐसे सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से। अब वो चीजें सब दिखने लगी हैं, और इसलिए मैंने बहुत सारी बातें आपको थोड़ी गिनाई, दिखने लगी हैं। बस
और थोड़ा काम की आवश्यकता है। और इसीलिए संगठन ने कार्य विस्तार का 1 वर्ष, जिससे हमारे कार्य करने वाले हाथ बहुत हो जाएं, जिससे हमारा सर्व समाज का संगठन हो जाए, जिससे हम सभी क्षेत्रों में पहुंच सकें, इसलिए कार्य विस्तार। और अगले वर्ष सामाजिक परिवर्तन के 5 बिंदु, इन बिंदुओं को जितना हम आगे बढ़ाएंगे, समस्या करने वाले सब शक्तियां इसी में समाहित हो जाएंगी। और लगातार हमने एक काम सीखा है, 100 वर्षों में यहां तक पहुंचे हैं हम लोग, तो हमेशा इतना ही किया है कि संघ के स्वयंसेवक जिसको जो काम मिला उन्होंने उस काम को निष्ठापूर्वक किया, अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। जिस तरह सेना के अंदर एक जवान को एक मोर्चे पर लगाया जाता है और उससे कहा जाता है पड़ोस में कुछ भी हो गया आप सहयोग कीजिए पर अपना मोर्चा छोड़े बिना। अगर आपने भी छोड़ दिया, 4 लोगों ने मोर्चा छोड़ दिया, तो उसका सहयोग तो कितना होगा मालूम नहीं है, आपका मोर्चा सब बिखर जाएगा। इसलिए जहां हम हैं, हम घटनायक हैं तो अपना काम, गण शिक्षक हैं तो अपना काम, जो जो हमारा दायित्व है उस दायित्व को अच्छे से निभाना, निष्ठापूर्वक निभाना जो हमसे अपेक्षा की जाती है, और उसमें नित नए प्रयोग करना, लोग नए नए लोगों को जोड़ना, ये सब अपना काम हम निरंतर करते रहें। अब तक की यात्रा में जहां जहां संघ के स्वयंसेवक गए वहां कुहासा छट गया, वहां सकारात्मकता आ गई, वहां उत्साह आ गया, समस्या समाप्त हो गई। तो ऐसे ही हम अपने मोर्चे पर डटे रहें, सभी समस्याओं का निवारण भी होगा, और जो स्वप्न हम देखते रहे कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो अपनी आंखों के सामने हम देखेंगे। इतना ही निवेदन था।